कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो कहा जाता है कि एक सेहतमंद जिस्म में ही एक सेहतमंद दिमाग होता है और एक भरपूर और खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए ना जिस्मानी फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन आजकल की मसरूफ़ ज़िंदगी में और गैर मुतवाज़न लाइफस्टाइल की वजह से बेशुमार अफराद जो है गर्दन में दर्द, कमर दर्द और जोड़ों के दर्द में मुब्तला रहते हैं। और इसकी एक अहम वजह है ज़्यादातर तक हम जो बैठे रहते हैं या मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं और नई टेक्नोलॉजी भी है कहीं किसी हद तक। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ख़वातीन जोड़ों के दर्द के हवाले से बहुत ज़्यादा शिकायत करती हैं। अमूमन इन मसाइल का इलाज अद्वियात के ज़रिए किया जाता है, जिसकी एक अपनी अहमियत भी है और इससे तकलीफ़ दूर हो जाती है। लेकिन देरपा या फिर मुस्तकिल आराम के लिए फ़िज़ियोथेरेपी काफ़ी मुफीद साबित होती है। तो फिजियोथेरेपी कितना मुफीद तरीका इलाज है, इससे कौन कौन सी बीमारियों का इलाज मुमकिन बनाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर रुबाहा मलिक हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर रुबाहा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा मौसम की चेंज थोड़ा एग्जैक्टली इस वक्त हर कोई जो है ना इसकी लपेट में आया हुआ, खासतौर पर गला ख़राब हो रहा है, फ्लू हो रहा है। अच्छा डॉक्टर रुबाहा, फिजियोथेरेपिस्ट के हवाले से आज हमने बात करनी है कि आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं। तो बहुत सारी ऐसी दर्दें हैं जो एक तो डेली रूटीन में भी हो रही होती हैं, दूसरा ये कि जैसे ही मौसम चेंज होता है, ट्रांजिशन आती है मौसम में, उसमें भी बहुत ज़्यादा जो दर्दें हैं वो होना शुरू हो जाती हैं। डेली रूटीन में मैंने देखा है कमर दर्द, शोल्डर में दर्द, जो है बाजू जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाती है, टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। तो इस तरह की दर्दों को किस तरह आप एक्सप्लेन करेंगे? दूसरा कि इनका हल क्या है? जो बेसिक आपको डेली बेसिस पे जो हमें मिलती है, जैसे मैं रेगुलर पेशेंट मेरे पास आते ही नेक पेन, शोल्डर पेन, नी पेन, किस वजह से? हाँ। जैसे हम सारा दिन बैठने वाला वर्क करते हैं, ठीक अच्छा। है। सबसे पहली बात, हमारा पोस्चर सबसे गलत होता है, ठीक है। हमारी बैक स्ट्रेट नहीं होती है, हम झुक के काम कर रहे थे। अब जिनका टेबल वर्क है वो ऑलरेडी झुक के काम कर रहे हैं। हाँ, exactly। गर्दन भी झुक के होती है। फिर जब मोबाइल यूज करते हैं तो हम टोटली पीछे रिलैक्स होकर करते हैं। Exactly, हाँ। बैक यहाँ पे भी उसकी स्ट्रेट नहीं हुई, नेक भी स्ट्रेट नहीं हुई, रिलैक्सेशन मूड कोई नहीं होता। जैसे थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए आप फोन उठा लेते हैं, उसमें भी आपका पोस्चर गलत होता है। नेक पेन यहाँ से स्टार्ट हुआ। शोल्डर पेन का क्या? आप बैठे में झुक के काम कर रहे हैं, ठीक है, बैक स्ट्रेट नहीं है, उस पर प्रेशर आया। ओके, ठीक है, ये सबसे बेसिक है जो मैं डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट जो मेरे पास पेशेंट आते हैं मैं यही देखती हूँ। अच्छा, इसका कोई मेडिसिन वाला कोई सीन नहीं है। आप जस्ट कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइज वो करें, डेली बेसिस पे करें। अच्छा, तो ये ठीक हो जाएगा, इसमें मेडिसिन की ज़रूरत है ही नहीं। हाँ, अगर आप इसको इग्नोर करते जा रहे हैं तो ऑब्वियसली ये स्वेयर हो जाएगा। अच्छा, मतलब आप इसका क्रक्स में नहीं निकाला है कि जो हमारे पोस्चर है, हम लोग वो नहीं सही बैठे हुए होते, उसकी वजह से ये तमाम तर जो प्रॉब्लम्स डेली बेसिस पे हमारे साथ हो रही होती है। मुझे बताएं, मैं ठीक बैठी हुई हूँ। अभी आप एक्टिव हैं, हाँ। आप सीधा बैठे हुए, थोड़ी देर बाद जैसे आप रिलैक्स होंगी आप हाँ, मैं इस तरह करके या रिलैक्स मोड में आ जाऊंगी तो वो हमारा पोस्चर जो है ख़राब हो जाता है। ऐसा ही है। अच्छा, आप फीमेल हैं, घर के काम करती हैं, ठीक है, कमर दर्द होगी, अच्छा ठीक है, इजी सीन है, मतलब इग्नोर कर दिया। कब तक करेंगी? खड़े होके खाना बना रही हैं। हाँ। शोल्डर पेन आ रहा है। शोल्डर पेन सिर्फ एक ये नहीं है कि वर्क करने की वजह से आ रहा है। अच्छा, इसमें एक आता है फ्रोजन शोल्डर जो कि बहुत कॉमन है फीमेल्स में, ठीक है। वो उसकी 3 स्टेजेस होती है। पहले स्टेज में पेन आती है, पेन किलर ले लिया, फर्क पड़ गया। सेकंड में उसमें ज़्यादा पेन आती है, ठीक है, मूवमेंट रुक जाती है। एग्जैक्टली, हाँ। उसमें हम फिर डिफरेंट एक्सरसाइज होती है, थेरेपी होती है, हीटिंग थेरेपी होती है। अच्छा, उसके बाद फिर प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज होती है, फिर जाके आपको फ़र्क पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी आपको रेगुलर बेसिस पे डेली एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी पड़ती है टिल एंड तक आप प्रॉपर ठीक हो जाए। लेकिन ख़ास तौर पर तो डॉक्टर रुबाहा हम लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। मतलब कमर दर्द होती है, शोल्डर दर्द होती है, तो यहाँ तो हम एक पेन किलर खा लेते हैं। पेन किलर भी मोस्टली ना यूज़ करते हैं न्यूब्राफोल, जबकि नहीं करनी चाहिए। अच्छा, उसमें बेसिक निम्स है, बहुत बेसिक टैबलेट है। इसका एक तो साइड इफेक्ट नहीं है कोई खास, स्टमक पे नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आपको लाइट पेन हो रही है या रात को सोते हुए आपको नींद नहीं आ रही जिसम दर्द की वजह से, तो आप निम्स ले लें, वो बेटर है, बजाय कि आप न्यूब्राफोल लें या सिनफ्लेक्स लें। वो बहुत हैवी डोज वाली हो जाती है, वो नहीं लेना चाहिए। अमूमन जैसे जिम वर्क करके आए हैं, ठीक है, अभी आपने पहले डे पे लगाया है, अव्वल तो मेडिसिन लेनी नहीं चाहिए क्योंकि फटीग हो जाती है मसल पे जब वर्कआउट होता है, ठीक है। अगर फिर भी नहीं हो रहा, आप हार्ड वाटर बाथ ले लें, ठीक है। उससे ये होगा मसल थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे, सूदिंग हो जाएंगे, आपको नींद आ जाएगी। अगर नहीं आ रही तो इन केस आप निम्स टैबलेट ले लें, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। जैसे अब हम टैबलेट तब रेफर करते हैं या बताते हैं जब बहुत ज़्यादा पेन हो पेशेंट को। जैसे फर्स्ट डे मैंने एक्सरसाइज कराई, मुझे पता है कि अभी मसल्स पे वर्क हुआ है,
तो ये रात को पेन करेंगे, तो तब Okay. मैं इनको मेडिसिन सजेस्ट करती हूँ, अदरवाइज ज़रूरत नहीं होती। हमारा बेसिक फिजियो में है भी कि मेडिसिन के बगैर ठीक करना। एग्जैक्टली मतलब वो है ये ना कि हमारी जो मेडिसिन है वो ऑलरेडी हमारे जिस्म को अफेक्ट कर रही होती है और भी ज़्यादा उसके फिर कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो मेडिसिन के बगैर जो हमने क्या इलाज करवाना है जिसकी वजह से हमें तो ठीक भी हो जाए, कोई इफेक्ट भी नहीं हमारी बॉडी पर मेरे पड़े। पास जो पेशेंट्स आते हैं ना, जैसे नी पेन के साथ आती है, बैक पेन के साथ, स्पेशली जो फीमेल्स आती है नी पेन के साथ, उनको मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, ओए हो गया, ये नॉर्मल जो डिजीज़ है जो फीमेल्स को हो जाती है आफ्टर 45 ईयर्स के बाद, ठीक है। अब क्या है, वो केयर नहीं करती, विटामिन की कमी हो गई, कैल्शियम की कमी हो गई, विटामिन डी की कमी हो गई, डेली बेसिस पे नहीं लेती, पेन स्टार्ट हो गई। अब पेन के साथ वो चली गई ऑर्थोपेडिक के पास। लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो जैसे आप उनको इतना रिकमेंड कर दें कि आप डेली बेसिस पे जो काम करिए, थोड़ा सा टाइम मैनेज करके अपनी एक्सरसाइज कर लें। अच्छा ठीक है, उससे आप ठीक हो जाते हैं। एक्सरसाइज के साथ अपनी डाइट ठीक रख लें, ठीक है। अगर आप मतलब डेली बेसिस पे दूध नहीं पी सकते तो कुछ मेडिसिन होती है, मल्टीविटामिन होती है, आप वो ले लें, कम से कम आपकी इंटरनल तो वो पूरी होगी कमी। उसके साथ एक्सरसाइज मस्ट है, मतलब दिन में आप 2 बार कर लें, एनफ है। कम से कम आपकी डेली रूटीन की एक्सरसाइज और काम चलता रहेगा। लेकिन ऐसे में हमारी डेली रूटीन में जो आप लोग फिर सजेस्ट करते हो कि डाइट किस तरह की होनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, प्रोटीन्स डेयरी प्रोडक्ट्स में या बाकी और चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए? जिस तरह के हालात हैं, हाँ महंगाई है, हम किसी को, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप डेली बेसिस पे प्रोटीन लें, कार्बोहाइड्रेट्स लें, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इवन कि हमें खुद भी ये चीज़ें कैरी करना बहुत मुश्किल होता है कि अब आज हमने ये खाया वो खाया, नहीं होता। तो एट द एंड हमें सिर्फ ये होता है कि अगर आपने काम किया है, आप प्रॉपर रोटी खाएं, ओके ठीक है, सही। अच्छा, अगर आपको पेन आ रही है, आप सारा दिन वर्किंग, तो आप हॉट वाटर वो होता है बॉटल होती है वो कर लें, हीटिंग पैड होता है वो रख लें, मसल रिलैक्स हो गया, बैठे बैठे एक्सरसाइज होती है, लेटे लेटे एक्सरसाइज होती है, वो करें और आप रिलैक्स है। अब ठीक है, ऑफिस वर्क किया, अब आप फ्री हो गए, वहीं पे बैठे बैठे आप एक्सरसाइज कर लें, फ्रेश होके उठ जाएंगे। अच्छा, सुबह उठते वक्त, उठने से पहले 5 मिनट की एक्सरसाइज है, आप वो करें, आप फ्रेश है। और रात को सोने से पहले एक्सरसाइज कर लें तो आप फ्रेश। बहुत से लोग हैं जो सुबह उठते स्ट्रेचिंग करते हैं अपनी बॉडी की, और तो उनसे भी बहुत ज़्यादा उन्हें फ़र्क पड़ता है। ऐसा है, जैसे बैक पेन है, किसी को अगर इतनी स्वेयर हो गई है कि वो सीधा नहीं लेट सकता, तो आप सीधा लेट के एक तकिया इस साइड पे रखें, एक तकिया इस साइड पे रखें। अच्छा, आपकी बैक ऊपर उठ जाएगी, तो सारा प्रेशर बैक पे नहीं आएगा। बैक के नीचे रखना है या साइड पे, ताकि बैक ऊपर हो जाए। ओके ठीक है, तो इससे ये होगा कि कम से कम आपकी रात सुकून से गुजर जाएगी। अगर शोल्डर पेन है तो शोल्डर के नीचे थोड़ा सा पिलो रख लें। नेक पेन अमूमन आता है कि हम तकिया बहुत मोटा रखते हैं, हाँ ये चीज़ होती है, वो आपका तकिए का बैलेंस सही होना चाहिए ताकि नेक पेन ना आए। किसी को बहुत ज़्यादा आदत होती है बहुत मोटा तकिया रखने की, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है क्योंकि मसल स्टिफ हो जाते हैं। सेकंड, एक और चीज़, जो ऑफिस में बैठे हुए हैं डायरेक्ट ऊपर एसी लगा हुआ है, एसी की हवा सीधा मसल्स पे जा रही है, खास तौर पर ये शोल्डर मसल्स पे आ रही फिर आप होती वहाँ है, से हाँ। निकलते हैं, गर्मी में बाहर निकलते हैं, फिर दिन वापस आते हैं, फिर हवा लगती है, तो मसल बहुत स्टिफ हो जाते हैं, इवन के मूव भी नहीं करते। तो ये चीज़ क्या एक्सरसाइज क्या सजेस्ट करेंगे अगर आप हमें बैठे बैठे कुछ एक्सरसाइजेस बता दें? सबसे पहले ना डायरेक्ट भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा हीटिंग दें। अच्छा, हीटिंग 2 कंडीशन में है। अगर आपको स्वेलिंग है तो वहाँ पे हीटिंग नहीं देनी चाहिए, वहाँ पे आइसिंग करनी चाहिए। अगर आपको चोट लग गई है और स्वेलिंग हो गई है, वहाँ हीटिंग नहीं करनी चाहिए, आइसिंग करनी चाहिए, वो बेस्ट है। सेकेंड, अगर नॉर्मल है, सिर्फ स्टिफनेस है, तो देन आप पहले जिस जगह पे आपकी स्टिफनेस है वहाँ पे हीटिंग दें। सपोज नेक पे और शोल्डर पे आपने हीटिंग दी 10 से 15 मिनट के लिए, जितने आप बर्दाश्त कर सकते हैं। हाँ, डायबिटिक पेशेंट के लिए हीटिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनकी बॉडी को पता नहीं चलता, लेकिन हीटिंग अंदर जा रही है तो वो जला देती है। हाँ, ये चीज़ है, इस चीज़ का ख्याल है। तभी हमें पेशेंट की हिस्ट्री लेने वक्त हमें ये सारी चीज़ें कि वो हाइपरटेंसिव तो नहीं है, डायबिटिक तो नहीं है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। आप नॉर्मली कोई भी एक्सरसाइज ऐसे नहीं कर सकते, हो सकता है कि उसका कार्डियो का मसला हो, क्योंकि एक्सरसाइज जब कराते हैं फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवानी पड़ती है, हैवी एक्सरसाइज ना हो जाए। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि इतने वीक होते हैं कि अगर मुझे उनको काउंटर बैलेंस करना पड़ता है, उनके अगेंस्ट एक्सरसाइज फोर्स लगानी पड़ती है, वो बर्दाश्त नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। हीटिंग किसके साथ कर रहे हैं हम लोग? हीटिंग पैड होता है, ठीक है, वो हॉट वाटर बॉटल मिलती है, ठीक है, वो ना कर लें। तो जैसे हम लोग एक देसी नुस्खा है, मतलब जो मैं अगर नहीं किसी को अफोर्ड कर सकता तो नमक जो होता है, सिंपल सादा नमक जो होता है, गरम करके पोटली बना के ठकोर कर लें, वो सबसे इजी है। वो जगह जगह रख के ठकोर कर लें। अब नेक्स्ट से स्टार्ट हुई, अब आपने अपना हाथ फॉरवर्ड रखा, ओके, हाथ से पीछे प्रेशर लगाया और माथे से आगे लगाया, ठीक है, ये काउंटर बैलेंस हो गया। तो आपके ये मसल स्ट्रेच होते हैं, ये गर्दन के, ठीक है, ठीक है। इसी तरह आपने बैक पे रखना है, ओके, ठीक है, हाथ से आगे की तरफ और सर से पीछे की तरफ, ठीक है, ठीक है। तो आपको फोर्स लगानी है आपने, अगेंस्ट फोर्स लगानी है आपने, ठीक है। फिर इसी तरह साइड पे हाथ रख के करें, ओके, फिर इस साइड पे करें, ये हो गई नेक की। अब यहीं से बैठे बैठे आप अपने नेक को राउंड करें, ठीक है।
ऑपोजिट डायरेक्शन में भी करनी है, लेकिन प्रॉपर करनी है। अब अक्सर जब मैं पेशेंट को कराती हूँ उन्हें नहीं होती, वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे होते प्रॉपर करनी है। फिर जब हम सलाम फेरते हैं, नीचे देखा, सलाम फेरा और अपनी चिन से थोड़ा सा प्रेशर दिया, तो ये हमारे ये सारे मसल वर्कआउट करते हैं। ओके, ठीक है, इसी तरह ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये थोड़ी बहुत नेक की हो गई। ठीक है, हीटिंग से थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। अच्छा, अगर आपका पीछे सर्वाइकल में पेन आ रहा है, अब वो आप खुद नहीं कर सकते, लेकिन घर में आप बता सकते हैं कि हल्का सा ऑयल वगैरह लोग लेके ना उसको वहाँ पे प्रेशर देके आप इस मूवमेंट में लेकिन प्रेशर पॉइंट्स का भी तो पता होना चाहिए। हाँ, अगर प्रेशर पॉइंट्स का नहीं पता होगा तो वो फिर रिवर्ट बैक भी आ सकती है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप नॉर्मली किसी को घर में बोल दें तो वो हल्का सा प्रेशर देके ना, ठीक है, वो कर सकते हैं। ठीक है, अब शोल्डर्स के आप बैठे हुए हैं तो आप ये वाली मूवमेंट दे दें 10 टाइम्स इसको क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स। मैंने आदमियों को करते हुए बहुत देखा है। हाँ, ये चीज़ है। स्टार्ट आप ये श्रगिंग कर लें। ठीक है, ये श्रगिंग कर लें। अब यही हाथ रखा है, आपने ये वाली मूवमेंट देनी है। ओके, ठीक है। इसमें आपके सारे शोल्डर्स के मसल्स वर्क करते हैं। आज हर कोई ये सारा ही, मेरे पूरे स्टूडियो में भी सारे यही वाले कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी मतलब ये चाहे मर्दों में हो या खवातीन में हो, क्योंकि बिजी लाइफ इतनी है ना, और इतने ज़्यादा हम लोग वर्कहोलिक हो गए हुए हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता है कि अच्छा ये दर्दें हो भी रही हैं तो इनका हल कहाँ से किस तरह निकालना है। एट द एंड क्या मिलता है, डॉक्टर हमें ना मेडिसिन दे दे, पेन किलर्स दे दे जो फौरी तौर पर हमें आराम दे। हाँ। कब तक आपको आराम देंगी? फिर आपकी वही रूटीन है, फिर वही काम है। मेडिसिन से जब आपका स्टमक खराब हो गया उसके बाद कुछ नहीं बचता। अच्छा डॉक्टर वहाब, मैंने बहुत ये देखा है कि हमारी जो बैक पेन है क्या वो लीड करती है शैटिका पेन को? ऑब्वियसली करती है। अच्छा, शैटिका का लाइक स्टार्ट होने का कोई रीज़न नहीं बनता, कभी नहीं बनता। हो सकता है बेसिक होता है कि जब अगर स्पाइन का इशू आ जाए, ठीक है, डिस्क हर्निएशन हो जाए, डिस्बल्जिंग हो जाए, तो उसमें अगर नर्व इम्पिंज हो गई है शैटिका की तो वो होगी स्टार्ट। अदरवाइज नॉर्मली इसकी कोई बेसिक नहीं है कि कभी भी किसी टाइम भी स्टार्ट हो सकती है। अगर जैसे जिनकी ड्राइवर है मोस्टली, उनकी होती है, ठीक है, बैठे बैठे प्रेशर पड़ गया, स्टार्ट हो गया, तो इसका आप ये नहीं कह सकते कि ये किसी वजह से हो सकती है, कभी भी किसी टाइम भी हो सकती है, और ये बहुत स्वेयर भी हो जाती है। एट द एंड इसको सर्जरी पे लेके जाना पड़ता है अगर आप इसको ईजी ले रहे हैं तो। इसके भी चंद गिन के 3-4 एक्सरसाइज हैं जो आप डेली बेसिस पे खुद कर सकते हैं, तो ये ठीक हो सकती है। अच्छा, हमारे फिजियो में ना बेसिक होता है कि जब भी कोई पेशेंट आता है तो हमें एक चीज़ देखनी पड़ती है, उसको स्वेलिंग तो नहीं है। अच्छा, ठीक है, अगर स्वेलिंग नहीं है तो फिर हम हीटिंग और इलेक्ट्रोथेरेपी करते हैं, उसमें वाइब्रेशंस वगैरह होती है। ठीक है, वो 10 से 15 मिनट की होती है। उसमें ये होता है अगर इन्फ्लेमेशन है तो वो क्योर हो जाती है, मसल अगर डैमेज हुआ है, ठीक है, तो वो ठीक होना शुरू हो जाता है। इस तरह अगर जो नर्व है अगर वो इम्पिंज हुई भी है या कहीं से कट ऑफ हुई भी है तो वो दोबारा से रीजनरेट होती है। ठीक है, उसको पावर मिल जाती है, बेसिकली स्ट्रेंथनिंग मिल जाती है। ओके, ये जो टेंस थेरेपी है बेसिकली अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करें, जो फॉलिज के पेशेंट होते हैं, अगर मैं बात करूं कि पहले ज़माने में कहते थे बस दुआ करें, आप फॉलिज का हो गया, अब आप दुआ करें, वो मोहताज हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अगर हम फिजियो को प्रॉपर तरीके से करें तो फॉलिज का पेशेंट चल सकता है। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको अपनी टेक्निक्स आनी चाहिए। अब इलेक्ट्रोथेरेपी को आपको पता होना चाहिए किस किस पॉइंट पे लगाना है और किस तरीके से लगाना है, कितनी देर के लिए लगाना है। तो वो आपको पहले तो नर्व्स और मसल्स को थोड़ा सा पावर देकर उसके बाद आप उसकी मूवमेंट का टाइम लगता है, बट हो जाता है। लेकिन कितने जो फेजेस हैं या कितने आके उनको डिपेंड्स कितना जल्दी जैसे कोई स्ट्रोक का पेशेंट है, उसको वीक हुआ है, अगर आपने विद इन अ वीक स्टार्ट करा दिया तो विद इन अ मंथ वो रिकवर हो सकता है, अगर उसकी भी विल पावर है तो। ठीक है, यंग पेशेंट है तो वो तो बहुत जल्दी कर जाएगा। जो अगर जैसे मैं फीमेल पेशेंट देख रही हूँ, वो 80+ है, ठीक है, उनका नी जॉइंट का इशू है, डॉक्टर ने तो उनको कह दिया कि नी रिप्लेसमेंट करें, बट अगर मैंने उनके साथ फिजियो कराई, वो नहीं चल पा रही थी, मैंने उनको फिजियो कराई, अल्हम्दुलिल्लाह वो चलती हैं, वॉशरूम जाती है, खुद कर जाती है। ठीक है, हाँ पेन रहती है क्योंकि उनका ऑलमोस्ट नी खत्म हो गया है, लेकिन वो सर्जरी पे नहीं जा रही, एज ऐसी है कि उसके बाद वो फिर टोटली बेड पे आ जाएगी, तो इस वजह से वो रिस्क नहीं ले रही। ठीक है, एक और चीज़ भी है कि आफ्टर 35 बहुत सारे लोगों को नी का इशू आता है, वो डॉक्टर पास जाते हैं, डॉक्टर अगर उनको नी रिप्लेसमेंट का बोलते हैं, पहले 3-4 डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। अब पहले ये देखें कि अगर स्टेज बहुत ज़्यादा ख़राब है तब कर लें, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं पड़ती, आप फिजियो के पास जाए, बहुत बेस्ट ऑप्शन है। मतलब काफ़ी हद तक जो है ना उस चीज़ में फ़र्क आ जाएगा और आप चलने फिरने के काबिल हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर वहाब, बहुत सारे केसेस हमारे सामने आए कि बैक में जो डिस्क होती हैं वो डिसलोकेट हो जाती हैं, हिल जाती हैं। ये मैंने ख़वातीन में भी देखे और मर्दों में भी ये केसेस बहुत ज़्यादा अब होते जा रहे हैं, इनकी क्या वजूहात है? अच्छा, पहली बात पोस्चर। अच्छा, इसमें पोस्चर ठीक है। सेकंड, आपको कोई चोट लग गई है, आपने इग्नोर कर दिया, ओके, आप मेडिसिन लेते रहे, आपने इग्नोर कर दिया। थर्ड ये होता है
आपने कोई भारी चीज़ उठाई है, हम जैसे उर्दू ज़ुबान में, पंजाबी कहते हैं चुक निकल गई, हाँ। ठीक है, उस टाइम हमें नहीं पता चला, हम इजी हो गए, लेकिन वो आहिस्ता 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 गैप लेते लेते डिस्क में गैप आ गया, ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो मतलब अगर डिस्क हर्निएशन या डिस्क बल्जिंग आ रही है तो वो किसी ना किसी वो है इंसिडेंट से है कि अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई है, नॉर्मली ऐसे नहीं होता, या ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं कि आपकी बोन वीक हो रही है, हो सकता है उसमें गैप आ गया, ओके, ये चीज़ आती है। लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको फील हो रहा है बीच में एक टर्म है स्कोलियोसिस, जिसमें हमारी बैकबोन टेढ़ी हो जाती है, ये चीज़ है, नॉर्मली नहीं पता चलता, ठीक है। सर्वाइकल भी टेढ़ी हो जाती है, लॉर्डोसिस होता है, इसमें काइफोसिस होता है, अगर सर्वाइकल है तो वो काइफोसिस है, नीचे है तो वो लॉर्डोसिस है। तो ये टर्म्स आती हैं, अगर नॉर्मली नहीं पेशेंट को पता चलती जब तक आप एक्सरे और एमआरआई नहीं कराते। मतलब नॉर्मल दर्द हो रही है, डॉक्टर पेशेंट वो मेडिसिन दे दे, कब तक? सबसे पहले तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते ही नहीं ना, नॉर्मल दर्द को लेकर हम लोग खुद ही से डॉक्टर बन जाते हैं, खुद ही से तशख़ीस करके मेडिसिन खा लेते हैं। अच्छा, ये जो मैं बात करूँ डिस्लोकेट हो जाती है तो उसमें फिर क्या ट्रीटमेंट है? अच्छा, क्या करें? मेडिसिन चलती हैं, इसमें मेडिसिन चलती हैं, इसमें आप न्यूरो के पास जाते हो, ठीक है। अच्छा, वो आपको मेडिसिन वगैरह देता है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो न्यूरो से कंसल्ट होती हैं, क्योंकि हम मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते, ठीक है, इसमें हीलिंग प्रोसेस होते हैं, हाँ, वो उनकी है। मेडिसिन चल रही होती है, बाकी जो एक्सरसाइज होती है वो हमने करानी होती है। अब हमने एक्सरसाइज में इस तरह ख्याल करना होता है, हो सकता है कि पेशेंट झुके तो गैप ज़्यादा आ जाए, अच्छा, अब हमें उसके ऑपोजिट चलना होता है, ठीक है। हमने सारे उसकी पोजीशन देखनी होती है, किस पोजीशन पे उसको पेन आ रही है, किस पोजीशन पे उसका गैप आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें देख के हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान करना होता है और उसको उसी चीज़ को फॉलो करना होता है। हम नॉर्मली ऐसा नहीं हो सकता बैठे बैठे आप कोई भी एक्सरसाइज कर लें आप ठीक हो जाए, नहीं होता ऐसे। ये चीज़ है, फिजियोथेरेपी बेसिकली है ही आपका प्रॉपर लेकिन क्या ट्रीटमेंट। ये अगर इस तरह की जो हमें प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, फिजियोथेरेपी के बाद बिल्कुल ही बंदा ठीक हो जाता है, या 90% 95% थोड़ा सा उसमें फ़र्क आता है? देखिए, फिजियोथेरेपी अगर आपके पास बहुत पैसे तो आप डेली आ जाए हमारे पास, अच्छा, डेली आ जाए, ठीक है। लेकिन अब हमें पेशेंट की कंडीशन भी देखनी होती है, पेशेंट के हालात भी देखने होते हैं। अगर जैसे फ्रोजन शोल्डर सिंपल है, अगर उसकी पहली स्टेज है, आप पहले 3-4 दिन आए, ठीक है, थेरेपी कराएं, एक्सरसाइज कराएं, वो बहुत बेटर हो जाता है, आप घर में कंटिन्यू कर लें, अच्छा, ठीक है। सेकंड स्टेज है, उसमें आपको 10 to 15 डेज लगते हैं, क्योंकि उसमें स्वेयर पेन हो जाता है। जो थर्ड स्टेज है वो तो चली जाती है सर्जरी पे, उसमें तो मूवमेंट ही रुक जाती है। अगर सेकंड स्टेज है और आपने उसको वाकई ठीक कराना है तो आप 10 से 15 दिन हमें दें, वो काफ़ी बेटर हो जाता है, मूवमेंट प्रॉपर हो जाती है, उसके बाद अपने घर में एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी ही करनी है। सिर्फ आपने ये नहीं देखना कि अगर हम वहाँ जाके डॉक्टर से कंसल्ट करके जो है हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो घर आके हम लोगों ने बिल्कुल ही छोड़ देना, घर आके भी आपने उसको एहतियात करनी है और प्रैक्टिस करनी है और एक्सरसाइज करनी है, तब भी आप जो है बेहतर फील कर सकते हैं। डॉक्टर रुबाहा फिजियोथेरेपिस्ट हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर रुबाहा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए,